तो स्टूडेंट हमने इस डोमेन प्रोजेक्शन यानी कन्फर्मेशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, किसी भी एल्केन मॉलिक्यूल में अगर हम सीसी बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, सीसी बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो सीसी बॉन्ड जस्ट 1 मिनट। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो एक्चुअल में इथेन है, राइट। और इसके लिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं। इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपके सामने 3D मॉडल दिख रहा है वो एक्चुअल में इस तरह से है, ठीक। अब ये जो सीसी बॉन्ड दिख रहा है, ये वाली बॉन्ड, ठीक है, ये इधर है, इसको, ये है आपकी सीसी बॉन्ड, राइट। अब चूंकि एक एल्केन में सीसी बॉन्ड एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होता है, ऐसे, ठीक। अब अगर ये सिलेंड्रिकल है और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो आप इन दो में से किसी एक कार्बन को कांस्टेंट कर लीजिए और दूसरे को ईजिली आप रोटेट करा सकते हैं। बहुत आसानी से इसको रोटेट करा जा सकता है। जैसे मान लो कि ये जब रोटेट होगा तो अभी ये कैसा दिख रहा है, अभी देखिए ऐसा है। अब अगर हम इसको रोटेट कराएं ये इस तरीके से, है ना, अगर इसको रोटेट कराने की कोशिश करोगे तो कैसे रोटेट कराओगे, ये इसे रोटेट होता रहेगा ये, ठीक है। मीन्स कभी इसके कार्बन जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको कभी सेम पे आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास इस तरीके से, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो सीसी बॉन्ड दिख रहा है वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रंट वाला कार्बन है उसको हम सर्कल से बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, पहले इसके हाइड्रोजन देख लें, तो इसके हाइड्रोजन को हम प्रेजेंट टाइम में इसको ऐसे बना दिया, उसके बाद इसके हाइड्रोजन्स को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट, फ्रंट कार्बन को, यानी कि किस वाले कार्बन को, तो इन तीनों हाइड्रोजन को हमने इस तरह से बना दिया, इसको, इसको और इसको, क्योंकि ये फ्रंट कार्बन है। जो बैक कार्बन है उसको हम एक डॉट से लिखते हैं ऐसे, और इसके जो तीनों हाइड्रोजन हैं दिस दिस दिस, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सर्कल आपका फ्रंट कार्बन है और जो डॉट है वो आपका बैक कार्बन है, ठीक है। तो इथेन का एक रिप्रेजेंटेशन तो ये है और उसको अगर हम मॉडल पे देखें तो एक्चुअल में वो ऐसे है, राइट। अब देखिए बिल्कुल उसी तरीके के हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं
हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज करते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशंस को चेंज करते हैं। अब की बार हाइड्रोजन दोनों कार्बन के, चाहे वो फ्रंट कार्बन का हो चाहे वो बैक कार्बन का हो, सारे हाइड्रोजन को हम बिल्कुल पास पास लाते हैं। ठीक है, जब हम CC बॉन्ड से इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करते हैं कि इनके हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल दोनों कार्बन के एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन से इस रिप्रेजेंटेशन पर जाने से हमने किया क्या है कि हमने दोनों CC यानी दोनों कार्बन के इस सिग्मा बॉन्ड एक्सिस पर रोटेट करा दिया। अब रोटेट इसलिए कराया क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बना है वो एक सिग्मा बॉन्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकल है बिल्कुल। इससे आप फ्रीली रोटेट करा सकते हैं, फ्रीली बिल्कुल नहीं होती बट आप कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी तो कैसे भी मिल जाएगी। तो अब आप रोटेशन कराते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यह देखना है इसको बोलते क्या है, इस रोटेशन को बोलते हैं, इस तरीके से रोटेशन को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स, ठीक है। अब ये दोनों कन्फर्मर बन गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों इक्वली स्टेबलाइज्ड होते हैं, क्या इनकी एनर्जी सेम होती है? तो नहीं होती। क्या ये इथेन मॉलिक्यूल सभी टाइम में इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है? तो नहीं पाया जा सकता। इसमें देखिए हमें पता है कि ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगी? तो करेंगी, एक दूसरे को रिपल करेंगी। ठीक है, और जब रिपेल करेंगी तो क्या होगा, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रोटेट करा करके इसके पास तक लाने में हमें कुछ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, लेकिन हमें इस तरह से दोनों को पास पास लाना है तो हमें एनर्जी तो यूज़ करनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर या टॉर्सिनल स्ट्रेन। टॉर्सिनल स्ट्रेन या एनर्जी बैरियर, टॉर्सिनल स्ट्रेन या एनर्जी बैरियर के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि ये टॉर्सिनल स्ट्रेन या एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है, इसलिए ये ईजिली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लगभग इसमें 12.5 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो टॉर्सिनल बैरियर है किलो जूल पर मोल, 12.5 किलो जूल पर मोल। मैं ये इथेन के लिए बता रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है, वो डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर कैसा है एल्केन का, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इथेन का, तो इथेन के लिए 12.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर ब्यूटेन लोगे तो 19 किलो जूल पर मोल। तो उस तरीके से इतनी बात क्लियर हुई। तो अब ये जो लीस्ट एनर्जी का, यहाँ तो देखो बहुत डिस्टेंस काफ़ी है तो यहाँ रिपल्सन कम है, इसमें रिपल्सन बहुत कम है, लीस्ट रिपल्सन है ना। यहाँ पर बिल्कुल लीस्ट रिपल्सन है, रिपल्सन बहुत कम है। तो जब रिपल्सन बहुत कम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है किसी एल्केन का, और इसको बोलेंगे हम इक्लिप्स्ड। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल होता है ना, इक्लिप्स्ड। ठीक है,
तो ये सबसे कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ के जो है उनकी भी रिपल्सन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के कन्फर्मेशन आपने देखे, स्टैगर्ड एंड स्क्लिप्ड। ठीक है, दो प्रकार के कन्फर्मेशन, जिसमें ये लीस्ट स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा हाँ ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है और हाई एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा रिपल्सन है। यहाँ पे लीस्ट रिपल्सन लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये मोस्ट स्टेबल है लीस्ट रिपल्सन के कारण, और ये लीस्ट स्टेबल है हाई रिपल्सन के कारण। ठीक है, अब सवाल आता है, एक क्वेश्चन टर्म यूज होता है डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल एंगल मीन्स ये एंगल बिटवीन टू सब्सिट्यूएंट, इसको इसके बीच के जो एंगल है उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, डाईहेड्रल एंगल। तो इस तरीके से हम इथेन का कन्फर्मेशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि रोटेशन तो कैसे भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो ऐसे कि क्या केवल यही तो कन्फर्मेशन इसके पॉसिबल होंगे? तो ऐसा नहीं है। जब आप इस कन्फर्मेशन को यानी सीसी बॉन्ड को रोटेट कराते हैं, सीसी बॉन्ड को रोटेट कराते हैं, तो सीसी बॉन्ड को रोटेट कराने में कितने एंगल से रोटेट करा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने कन्फर्मेशन यहाँ से यहाँ आने तक में बीच में कितने स्टेप बनेंगे, है ना। लेकिन कहा यह जाता है कि देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट, है ना। बहुत सारे कन्फर्मेशंस पॉसिबल होते हैं इनके, बहुत सारे इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब अगर एक मोस्ट स्टेबल है, एक मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस है जिसको हमने स्टैगर्ड नाम दिया, और एक है लीस्ट स्टेबल जिसको हमने इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस नाम दिए, इस तरीके से। तो अब इसमें यहाँ से यहाँ आने तक हम अगर छोटे छोटे थोड़े थोड़े एंगल से इसको रोटेट कराते रहें तो पॉसिबल है कि बहुत सारे कन्फर्मेशंस पॉसिबल होंगे इस तरीके से, जिसमें अभी मिड पे है, मिड पे ना हो, हमने थोड़ा सा रोटेट करा दिया और थोड़ा सा रोटेट करा दिया, अभी कम्प्लीटली रोटेट नहीं कराया है ना, फिर दोबारा और थोड़ा सा रोटेट करा दिया इस तरीके से, और थोड़ा रोटेट करा, मतलब थोड़े थोड़े एंगल से, छोटे छोटे एंगल से हम रोटेट कराते जा रहे हैं, और रोटेट कराते कराते एटलीस्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो बीच के दोनों कन्फर्मेशंस के बीच के कन्फर्मर्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशंस, स्क्यू कन्फर्मेशंस, है ना। जो स्टैगर्ड स्टैगर्ड और स्क्लिप्ड के बीच जो कन्फर्मर बन रहे हैं, स्क्लिप्ड के बीच जो कन्फर्मर बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये स्क्यू कन्फर्मेशंस हैं। तो ये सबसे कम स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा, तो ये दोनों के बीच के स्टेबल कन्फर्मर्स पाए जाते हैं। ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स किसी भी एल्केन के पॉसिबल हैं, जिनको हम स्क्यू कन्फर्मेशंस के नाम से जानते हैं। अगर हम इनकी एनर्जी देखें, अगर इनकी एनर्जी की हम बात करें, तो एनर्जी को हम इस तरीके से, एनर्जी डायग्राम को इनके हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी का एक्सिस है, एनर्जी, है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टैगर्ड को रखें। ठीक है, स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड है, तो ये कहाँ पहुँच गया, आप स्क्रिप्ट पे पहुँच गए, फिर ऐसे, फिर ये आपका फिर से दूसरा स्टैगर्ड हो गया। ठीक है, अब अगर हम मान लो कि हम ब्यूटेन की बात करते हैं, अगर हम ब्यूटेन को मेंशन करें, तो ब्यूटेन में क्या होता है, वहाँ पर एक सीसी बॉन्ड, तो हम सेकेंड एंड थर्ड सीसी बॉन्ड को हम अगर मेंशन कर लें, तो इस कंडीशन में हमारे पास अभी भी दो हाइड्रोजन और एक CH3 इस कार्बन पे प्रेजेंट है,
और ऐसे ही 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा हुआ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ये जो सेकेंड और थर्ड वाला कार्बन है, इसी के बीच की अगर हम रोटेशन देखें कि इस कार्बन से हम रोटेट करा रहे हैं सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले से, तो इनके कन्फर्म जब आप बनाएंगे तो मान लिया कि सेकेंड वाला जो कन्फर्म है वो आपकी तरफ है, ऑब्जर्वर के पास है, तो उसको हमने सर्कल से बना दिया। और जब सर्कल से बना दिया तो उसका CH3 जो है वो ऐसे एक तरफ लिख दिया, है ना, ये वाला। और दोनों जो हाइड्रोजन हैं उनको हमने इस तरह से यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इस केस में बचा ये वाला कार्बन, थर्ड नंबर, थर्ड मान लेते हैं बैक कार्बन है, तो उसको अब इसके CH3 को, मेथिल ग्रुप को हमने यहाँ लिख दिया, और जो 2 हाइड्रोजन बचे उनको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, ऐसे। तो अभी ये देखो, आपको ये पता है कि जितना लार्जर साइज होगी ग्रुप की, लार्जर ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होंगे। तो इसमें तुम्हारा ये जो लार्जर बल्कि ग्रुप है CH3 एंड CH3, ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं। अब 180 डिग्री का मतलब ये एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो ये स्टैगर्ड है और मोस्ट स्टेबल है। और भी स्टैगर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन वो इतने स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जैसा इसमें बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, उनमें बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मान लो हमने थोड़ा सा रोटेट करा दिया 180 डिग्री, 120 डिग्री से हमने रोटेट करा दिया, तो अब जो बना है ये CH3 कहाँ जाएगा 180 से रोटेट होने पर, इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो H है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला H यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो फ्रंट कार्बन है उसको हमने नहीं रोटेट कराया, तो उसका H अभी यहीं पर है, और ये वाला भी H यहीं पे है, और ये वाला CH3 भी अपनी जगह है। तो अब ये देखो अभी भी, तो जैसे यहाँ बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है वैसे मैक्सिमम डिस्टेंस अभी भी बनी हुई है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो CH3 है सेकेंड कार्बन की और थर्ड कार्बन की, वो CH3 एक दूसरे के पास आ चुके हैं। उतना डिस्टेंस एंटी वाली डिस्टेंस नहीं रह गई जैसे कि यहाँ था, बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पास पास आ गए। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस होगा, ये ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, ये कम एनर्जी वाला होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप्स के बीच की ये डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो वो स्टेबल ही होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि जो ग्रुप अटैच्ड हैं उसमें से जो बल्कि ग्रुप हैं दोनों, क्या वो एक दूसरे के पास पास हैं या एक दूसरे के एंटी हैं, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं तो मोस्ट स्टेबल होगा। फिर एक कन्फर्मेशन ऐसा बनेगा जिसमें CH3 ग्रुप दोनों कार्बन के बिल्कुल पास पास होंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा CH3 H H एंड CH3 बिल्कुल पास, CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा CH3 के का नंबर, यहाँ केवल H है ना, यहाँ केवल H। तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन है इन दोनों CH3 ग्रुप के बीच में। ठीक है, अब अगर इनकी एनर्जी डायग्राम की अगर बात करोगे तो एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जैसे हमने इसमें ये एनर्जी एक्सिस हो गई इस तरीके से। अब हमने क्या किया, सबसे कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी
ये है जिसमें एंटी वाले थे, दोनों CH3 एक दूसरे के 180 डिग्री पर थे, तो ये एंटी वाले। उसके बाद जब थोड़ा सा रोटेट कराया था तो सेकेंड स्ट्रक्चर बना था, तो उसमें थोड़ा एनर्जी इंक्रीज हुई थी, फिर डिक्रीज हुई, तो पहला स्क्यू कन्फर्मेशन। फिर से थोड़ा सा रोटेट कराओगे तो बढ़ेगी, फिर ऐसे स्क्यू कन्फर्मेशन, फिर से इंक्रीज होगी, और ये सबसे फिर से स्टैगर्ड। अब इसको हम एक एक बना देते हैं। इसमें दोनों कार्बन के बल्की ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पे थे। यहाँ भी मेथिल हम लिख रहे हैं CH3 को, और यहाँ मेथिल था, तो वो क्या था, वो एंटी थे, बाकी H लगे हुए थे। इस केस में एनर्जी इंक्रीज इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे CH3 था, अच्छी बात है ना, इसको हम M से ही लिख देते हैं। यहाँ पे M था एक का, लेकिन अब पास तो आ गए थे, लेकिन CH3 पास नहीं आए थे, दूसरे वाले का H आया था, तो रिपल्सन यहाँ होगा क्योंकि इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। बट चूंकि एक मेथिल बल्की ग्रुप है, एक CH है, H है केवल, तो ये लेस रिपल्सन होगा देन अदर। फिर दूसरा, फिर जब ये रोटेट हुआ तो अब यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर कुछ ऐसा कन्फर्मेशन बना, क्योंकि मेथिल ग्रुप और अब रोटेट हो गया, तो अब मेथिल ग्रुप यही रह गया। अब कहाँ, यहाँ पे H लेते हैं, यहाँ पर H लेते हैं। अब मेथिल ग्रुप थोड़ा सा पास आ गया, ठीक है, थोड़ा सा पास आ गया, किसके पास आ गया, नेक्स्ट वाले मेथिल ग्रुप के पास आ गया। अब की जो मेथिल ग्रुप है वो थोड़ा सा यहाँ है, यहाँ पर ये तो मेथिल ग्रुप फिक्स वाला यहाँ पे है। अब की बार इसमें ये H है, ये भी H है, मेथिल जो आया वो अब इस वाले बीच में आ गया, अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पास में आया है, लेकिन यहाँ से रोटेट होकर के ऊपर से कहाँ गया, इस वाले मिड पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आ गया तो कुछ ऐसा हुआ, तो अभी भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है 60 डिग्री के, लेकिन बिल्कुल पास पास नहीं है, लेकिन इसके जैसा एंटी भी नहीं है, तो इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी इससे। देखो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी है, बट उतना स्टेबल नहीं है। फिर से जब रोटेट करेगा तो कहाँ चला जाएगा, जैसे ही इस M के पास आएगा, यानी M ये, जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ पे H और ये M तो है ही है, जब ये रोटेट होकर के यहाँ इसके पास आ जाएगा दोनों मेथिल ग्रुप, तब कौन बन जाएगा, J वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल, जब ग्रुप रोटेट होकर के पास आते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पहुँच जाती है। जब फिर रोटेट होता है और वो ग्रुप आप एक दूसरे के बिल्कुल मैक्सिमम 60 डिग्री पहुँचते हैं, तो फिर से एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब कितना डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि इस टाइम पर बल्कि ग्रुप कहाँ है, पास पास वाले पोजिशन पे हैं या एंटी हैं। फिर से जब वो रोटेट करेंगे एक दूसरे के पास आएंगे, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी, और यही एनर्जी जो दिख रही है आपको, ये डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, इसी को टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रुप रिपल्सन के कारण प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कन्फर्मर्स या इस एनालिसिस को बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जिसमें हम फ्रंट कार्बन को सर्कल से, बैक कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्शन को या इस जो डायग्राम जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसको न्यूमेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। न्यूमेन, नया आदमी, है ना, न्यूमेन प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं इसको, न्यूमेन प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेन प्रोजेक्शन। और अगर आप इस CC बॉन्ड को, इस कार्बन और सर्कल वाले कार्बन के बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो और उनके हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, तो इसे बोलते हैं सोहार्स रिप्रेजेंटेशन। CH3, यहाँ पे CH3 H एंड H, तो इसको बोलेंगे सोहार्स रिप्रेजेंटेशन, सोहार्स सोहार्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, देख घोड़ा तो सोहार्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये सोहार्स रिप्रेजेंटेशन है, ये न्यूमेन
प्रोजेक्शन है किसका, ब्यूटेन का। ठीक, तो जो सीक्वेंस बना हमारी स्टेबिलिटी का वो क्या बना, वो ये बना कि हमारा स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी है स्क्यू वालों की, इसकी बहुत सारे पॉसिबल हैं स्क्यू वालों की, उसके बाद फिर है इक्लिप्स्ड वाले की। ठीक है, तब फिर ये, तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ये बनेगा। और अगर एनर्जी देखोगे तो एनर्जी का सीक्वेंस ऐसे होगा, एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी इस तरह से इंक्रीज होती है।